Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ की हम डेफिनेशन करेंगे, ये लॉ क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो स्टडी करेंगे और इस लॉ की हेल्प से हम डिडक्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ब्लैक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, कोई भी ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के अंदर जितनी भी रेडिएशंस को या फिर हीट एनर्जी को एमिट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, E proportional to T raised to the power 4। स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया के अंदर पर सेकेंड में जितनी भी हीट एनर्जी को एमिट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स ये। उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसको हमने नाम दिया है सिग्मा, और ये जो सिग्मा है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। इसे हम बोलेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट। ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट है इसको हम स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है स्टीफन्स लॉ की, या फिर इस लॉ की अगर मैं बात करूं तो इस लॉ को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। फोर्थ पावर कैसे होगी स्टीफन्स की इस लॉ की, क्योंकि अगर हम टी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। टी की वैल्यू को अगर हम ट्वाइस कर देते हैं मीन्स यहाँ पे अगर हम टी है, टी की वैल्यू को अगर हम डबल कर देते हैं, 2t रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू ई किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल। तब हमें क्या मिलेगा, जो ई की वैल्यू है वो हमें 16 टाइम्स मिलेगी। ठीक है, 16 टाइम्स हमें वैल्यू मिलेगी ई की। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा की वैल्यू की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू किसकी, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा क्या है हमारे पास, स्टीफन्स कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, अगर हम उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को टी टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, ठीक है, उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है और हमने उसको रखा है टी नोट टेम्परेचर के अंदर, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है टी नोट और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है टी। तो उस केस में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिट होगी, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिट होगी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड के अंदर वो कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया कि एक ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर है टी और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने दे दिया टी नोट। तो उस केस में हमारे पास जो थर्मल एनर्जी एमिट होगी पर यूनिट एरिया पर सेकंड के अंदर वो कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे अब अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी गेन्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू, ये निशान मैंने लगाया है बीच में इक्वल का, यहाँ पे जो एनर्जी का गेन होगा वही क्या होगा, उसका एमिटेड होगा। जितनी हमारे पास थर्मल एनर्जी गेन होगी उतनी ही एमिट होगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों, ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा टी नोट रेज टू द पावर 4। अब हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास T ग्रेटर हो जाता है टी नोट से, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास E1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है एज कंपेयर टू E2। ठीक है, अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, तब हमारे पास क्या होगा, जो E1 होगा वो ग्रेटर हो जाएगा E2 से। देन हमने क्या किया, देन हमारे पास जो नेट लॉस होगा थर्मल एनर्जी का पर यूनिट एरिया पर सेकंड के अंदर वो कितना होगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हमने क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू को डाल देना है। जब हमने E1 और E2 की वैल्यू को डाला तो हमें क्या मिला, सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नोट रेज टू द पावर 4। सो हमारे पास नेट लॉस कितना आया है, E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नोट रेज टू द पावर 4। अब हम बात कर लेते हैं
उन बॉडीज के बारे में जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ये हमने केस किसका लिया था? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। अब हमने लिया है केस कि अगर हमारे पास जो बॉडी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? देखो, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। जो स्टीफन्स लॉ है उसके लिए ये बन जाएगा, जो कि बॉडीज परफेक्टली ब्लैक बॉडीज नहीं है। एप्सिलॉन है वो क्या है? एमिसिविटी या फिर रिलेटिव एमिटेंस, और टी है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब हमने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, उस सरफेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा क्या? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा डिपेंड करेगा कि सरफेस का नेचर कैसा है, और जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1। एप्सिलॉन जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन है ना तो उसकी कोई भी यूनिट्स होंगे, ना ही कोई भी हमारे पास इसकी डायमेंशंस होगी। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म हमने ऐड किया है फॉर द बॉडीज हु आर नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसके बाद अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का टेम्परेचर T है और उसका जो रूम टेम्परेचर है वो T0 है, तो उस केस में हमारे पास स्टीफन्स लॉ क्या स्टेट करेगा? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये उस केस में है जब हमारे पास बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ये है हमारा पूरा का पूरा स्टीफन्स लॉ। अब इस स्टीफन्स लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। अब हमने क्या करनी है? डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन्स लॉ। ठीक है, हमने कुछ कंसिडरेशंस ली है इस लॉ को डिडक्ट करने के लिए। वो कंसिडरेशंस हमारे पास क्या है? हमने क्या कंसिडर किया? कोई भी बॉडी है उसको हमने टी टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ है। उस बॉडी का बेसिकली टेम्परेचर टी है और जो उसकी सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है T0, और हमने यहाँ पे ग्रेड क्या लिया हुआ है? जो टी है हमारा वो ग्रेटर है T0 से। मीन्स कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। जो बॉडी है हमारे पास वो टी टेम्परेचर पे है और वो क्या करेगी? अपनी थर्मल एनर्जी को लूज करेगी बाय रेडिएशंस, और क्या करेगी? गेन करेगी थर्मल एनर्जी को फ्रॉम एनक्लोजर। मतलब उसका टेम्परेचर क्या है बॉडी का? हमने ज्यादा लिया है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, अपने टेम्परेचर को वो क्या करेगी? बॉडी रिलीज करेगी, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको क्या करेगी? बॉडी गेन करेगी। और अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय द बॉडी वो कितना होगा? E1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या है? एमिसिविटी। अब अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी गेन्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ बॉडी वो कितना होगा? E2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देन हमने क्या निकालना है? नेट लॉस निकालना है। कितना लॉस हुआ है हीट एनर्जी का? वो क्या होगा हमारे पास? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो हमने यहाँ पे क्या किया? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। E1 और E2 की हमें ये वैल्यू मिली है। देन हमने क्या किया कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? T इज इक्वल टू T0 प्लस डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, ये जो डेल्टा टी है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। देन हमने क्या करना है? यहाँ पे क्या किया? जो टी है यहाँ पे इस इक्वेशन में वहां पे टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये मिला। देन T0 को हमने क्या किया? T0 रेज टू द पावर 4 उसको हमने बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा है? 1 प्लस डेल्टा टी बाई T0 रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वहां पे क्या लग जाएगा? आपका बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। यहाँ पे हमने बाइनोमियल लगाई तो बाइनोमियल लगाने के बाद हमें क्या मिला? 1 प्लस ये 4 पावर आगे आ जाएगी बाइनोमियल लगाएंगे तो 4 डेल्टा टी बाई T0 प्लस एंड सोफोन, और T0 रेज टू द पावर 4 वो एज इट इज चलेगा इसके साथ। सो हमने यहाँ पे क्या लगाई थी? बाइनोमियल लगाई थी। बाइनोमियल लगाने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे ये जो टी यहाँ पे जो मैंने प्लस एंड सो ऑन लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करके चलेंगे फर्दर वाले। तो हमने यहाँ पे क्या किया? देखो, T0 रेज टू द पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? T0 रेज टू द पावर 4 प्लस
ये वैल्यू एज इट इज, इसके साथ टी नोट रेज टू द पावर 4, हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट किया, माइनस टी नोट रेज टू द पावर 4 वो एज इट इज चल रहा था। ये प्लस है, ये माइनस में आपस में कट जाएगी, यहाँ पे टी नोट है ओवर में, यहाँ पे टी नोट रेज टू द पावर 4 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, टी नोट रेज टू द पावर 3। देन हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज थी, जो प्लस माइनस करके या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है ये वाली वैल्यू। देन हमने इसमें क्या किया, 4 एप्सिलॉन सिग्मा टी नोट रेज टू द पावर 3 को साइड में किया। टी नोट डेल्टा टी की वैल्यू हमने क्या डाली थी, हमारे पास जो टी था वो किसके इक्वल था, टी है हमारे पास, वो किसके इक्वल था, टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस डेल्टा टी। यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी हमारे पास किसके इक्वल होगा, टी माइनस टी नोट के। तो इस स्टेप के अंदर मैंने यही किया है, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यू है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो हमने उसको प्रोपोर्शनल में चेंज कर दिया, तो ई प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, टी माइनस टी नोट के। तो ये है हमारे पास टॉपिक क्या, रिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन्स लॉ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कहीं पे भी डेरिवेशन में या किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।